हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे हिस्ट्री घटना चक्र का जो हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट किया है। उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए आज हम लोग जो आधुनिक भारत का इतिहास देख रहे हैं उसमें आज देखेंगे वीडियो नंबर 2। इससे पहले एक वीडियो आधुनिक भारत का अवेलेबल है, साथ ही साथ मेडिएवल हिस्ट्री पूरा कंप्लीट करवा चुका दिया गया है। तो अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा आधुनिक भारत का टॉपिक है वो है गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। तो आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगर इसकी बात करते हैं तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल है लिखा हुआ है, जबकि वारन हेस्टिंग्स को 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। तो यहाँ रॉबर्ट क्लाइव नहीं होना चाहिए, यहाँ वारन हेस्टिंग्स होना चाहिए। और अगर भारत का प्रथम गवर्नर जनरल की बात करते हैं तो 1833 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ अगर आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, केवल 2 जो है वो सही है। नेक्स्ट है हमारा निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है, यह पूछ रहा है। जन प्रशासन की नींव जो है वो वारन हेस्टिंग्स द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की थी। ये बिल्कुल सही है। कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय जो है वो रॉबर्ट क्लाइव को जाता है। ये भी बिल्कुल सही है। लॉर्ड विलियम बेंटिक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था, क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया था। ये गलत है, क्योंकि भारत में के इतिहास की अगर आप बात करते हैं तो बेंटिक का नाम जो है वो सामाजिक और प्रशासनिक सुधारों के कारण किया जाता है, ना कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। तो ये गलत है। नेक्स्ट हमारा कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना है वो कब होती है? 1784 में होती है। ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की अगर टेन्योर की बात करते हैं तो ये कब से कब था? 1786 से लेकर 1793 तक था, और फिर ये 1805 में आता है। लॉर्ड बेलेस्ली की अगर बात करते हैं तो ये 1798 से लेकर 1805 तक था। लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स की अगर बात करते हैं तो ये 1773 से लेकर 1785 तक था। और अगर लॉर्ड बेंटिक की बात करते हैं तो ये 1828 से लेकर 1835 तक था। यहाँ है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, जो कि 1784 में। तो 1784 किसके अंतर्गत आएगा? लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है हमारा कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। तो सुरक्षा प्रकोष्ठ की जो नीति है वो वारन हेस्टिंग्स से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वारन हेस्टिंग्स। वारन हेस्टिंग्स का जो समय काल था वो था 1774 से लेकर 1785 तक। ठीक है। 1774 से लेकर 1785 तक इसका टेन्योर था वारन हेस्टिंग्स का। वारन हेस्टिंग्स से एक चीज़ और याद रखिएगा, ये भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल भी था। नेक्स्ट है हमारा कि रिंग फेंस नीति का संबंध इनमें से किससे है? तो रिंग फेंस नीति का संबंध जो है वो वारन हेस्टिंग्स से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वारन हेस्टिंग्स। वारन हेस्टिंग्स से और भी जो कुछ याद रखने वाली बातें हैं वो ये याद रखिएगा कि इसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया था। साथ ही साथ इसने 1781 में कलकत्ता में प्रथम मदरसा भी स्थापित किया था। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली यानी कि ड्यूल गवर्नमेंट को समाप्त किया था? ड्यूल गवर्नमेंट, पहले तो द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई थी ये याद रखिए। शुरुआत हुई थी 1765 में रॉबर्ट क्लाइव के समय में, और फिर इसको खत्म किया था वारन हेस्टिंग्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वारन हेस्टिंग्स। वारन हेस्टिंग्स का जब कार्यकाल चल रहा था तो 1772 ईस्वी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया, और कलकत्ता परिषद और उसके प्रधान को यह आज्ञा दिया गया कि वह स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में ले ले। वारन हेस्टिंग्स से एक चीज़ और याद रखिएगा कि वारन हेस्टिंग्स के ही काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की भी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है हमारा कि द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? तो द्वैध शासन का जनक माना जाता है सर लिनियल कार्टिस को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। द्वैध शासन की अगर आप बात करते हैं तो द्वैध शासन के तहत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण और विदेशी मामले जो थे वो कंपनी के अधीन थे, जबकि शासन चलाने की जिम्मेवारी जो थी वो नवाबों के हाथ में थी। इसी को द्वैध शासन कहा जाता था। नेक्स्ट है हमारा कि किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? देखिए वारन हेस्टिंग्स पर बर्क के द्वारा महाभियोग लगाया गया था, और फिर इसको 1795 में आरोपों से मुक्त भी कर दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वारन हेस्टिंग्स। किसके द्वारा लगाया गया था? बर्क के द्वारा लगाया गया था। अगर वारन हेस्टिंग्स की बात करते हैं तो इसके अन्यायपूर्ण और निरंकुश कार्यों के कारण उस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया, जो कि 1788 से लेकर 1795 तक चलता रहा। फिर जो ब्रिटिश संसद थी वो उसकी सेवा को देखते हुए और उसके सभी दोषों से उसको 1795 में मुक्त कर देता है।
नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था, तो अभी हम लोगों ने देखा किस पर, वारेन हेस्टिंग्स पर। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने किसने की। देखिए, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना की अगर बात करते हैं तो वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस से और भी चीज़ें याद रखिएगा, इसे भारत में नागरिक सेवा का जनक भी माना जाता है और इसने 1793 में अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति भी लागू किया था। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसिद्ध विधिवत सिविल सेवा का सृजन किया जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई। तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था वो कॉर्नवालिस कोड के माध्यम से दीवानी तथा न्यायिक क्षेत्रों में स्पष्ट विभाजन किया था, जिसने आगे चलकर भारतीय सिविल सेवा का रूप लिया। कॉर्नवालिस से एक चीज़ और याद रखिएगा, इसने जिले में पुलिस थाना की स्थापना करके एक दरोगा को उसका इंचार्ज बनाया था। नेक्स्ट हमारा भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया। भारतीय लोक सेवा का जो प्रवर्तन है वो कॉर्नवालिस के शासनकाल में किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉर्नवालिस के शासनकाल में। कॉर्नवालिस से एक चीज़ और याद रखिएगा, इसने अपने शासनकाल में कंपनी के कर्मचारियों को व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया था। नेक्स्ट हमारा लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की अगर बात करते हैं तो इसकी मृत्यु जो है वो 1805 में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हो जाती है और वहीं पे इसकी कब्र स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गाजीपुर यूपी में। देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस के अगर समय की बात करते हैं, इसका जो समय काल था वो 1786 से लेकर 1793 तक था और फिर उसके बाद ये 30 जुलाई 1805 को आता है और 5 अक्टूबर 1805 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहता है और फिर 5 अक्टूबर 1805 को इसकी गाजीपुर में मृत्यु हो जाती है, जहां पे इसकी कब्र स्थित है। नेक्स्ट है हमारा कि 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे। तो बसीन की संधि पर हस्ताक्षर जो था वो पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजों तथा बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय से एक चीज याद रखिएगा, बाजीराव द्वितीय जो था वो अंतिम पेशवा था और यह सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था। नेक्स्ट हमारा लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो लागू नहीं होता है, यह पूछ रहा है। दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, यह लागू होता है। भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित करना, यह भी लागू होता है। कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना, यह लागू नहीं होता है। वहीं अगर हम सहायक संधि की बात करते हैं तो सहायक संधि से याद रखिएगा, भारत में सहायक संधि का जो प्रयोग है वो वेलेस्ली से पहले फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के द्वारा किया गया था और इंदौर के जो होलकरों थे उन्होंने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। नेक्स्ट है हमारा कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था। तो अभी हम लोगों ने देखा कौन था, पेशवा बाजीराव द्वितीय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पेशवा बाजीराव द्वितीय। पेशवा बाजीराव द्वितीय जो था वो अंतिम पेशवा था और साथ ही साथ सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार भी था। अगर सहायक संधि के केस में अगर आपसे पूछ देता है राज्य, तो राज्यों के केस में हैदराबाद होगा जो कि 1798 में, मैसूर 1799 में, तंजौर भी 1799 में, अवध 1801 में और पेशवा 1802 में। नेक्स्ट है हमारा कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था। देखिए, सहायक संधि स्वीकार करने वाला जो पहला शासक था वो था अवध का नवाब। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवध का नवाब। देखिए, प्रथम सहायक संधि जो है वो 1765 ईस्वी में अवध से की गई थी, जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया था और अवध ने एक अंग्रेज रेजिडेंट को लखनऊ में रखना स्वीकार किया था। लेकिन अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछ दे कि वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन होगा, तब आपका आंसर हैदराबाद होगा। नेक्स्ट हमारा सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था। तो क्या कह रहा है कि सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था। तो हैदराबाद का निजाम था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद का निजाम। और कब, 1798 ईस्वी में। नेक्स्ट हमारा निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। तो सहायक संधि कौन स्वीकार नहीं किया था। तो अभी हम लोगों ने देखा इंदौर के होलकर जो थे वो सहायक संधि नहीं स्वीकार किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंदौर के होलकर राज ने। बाद बाकी जैसे हैदराबाद हुआ वो स्वीकार किया था 1798 में, मैसूर और तंजौर 1799 में, अवध 1801, पेशवा 1802, बरार के भोसले 1803 और सिंधिया 1804 में।
नेक्स्ट हमारा भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया था? तो किसने किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली का जो टेन्योर था वो था 1798 से लेकर 1805 तक। लॉर्ड वेलेस्ली से जो याद रखने वाली चीज़ें हैं वो ये याद है रखिएगा कि यह स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था और इसने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भी किया था। नेक्स्ट हमारा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य जो था वो अंग्रेजों की प्रभुता स्थापित करना था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक जो है वो सही सुमेलित नहीं है, यह पूछ रहा है। बक्सर का युद्ध 1764 बिल्कुल सुमेलित है। उसके बाद कह रहा है सहायक संधि 1863, ये गलत है क्योंकि सहायक संधि जो हुआ था वो 1798 में। वेलेस्ली जो था वो सहायक संधि को 1798 में आरंभ किया था। वहीं कह रहा है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833, बिल्कुल सही है। और ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार को खोले जाना 1813, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा कि उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धाराशायी हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखा था? तो किसने फहराए रखा था? लॉर्ड वेलेस्ली ने ही। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड वेलेस्ली। ऐसी परिस्थिति में भी वेलेस्ली ने भारत में सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया, जिससे अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित हो गई और नेपोलियन का भय भी टल गया। नेक्स्ट है हमारा कि औंगल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वो है, देखिए औंग नेपाल युद्ध की अगर बात करते हैं तो औंग नेपाल युद्ध हुआ था 1814 से लेकर 1816 और उस समय किसका शासनकाल था? लॉर्ड हेस्टिंग्स का। लॉर्ड हेस्टिंग्स का शासनकाल था 1813 से लेकर 1823 तक। ठीक है, तो 1813 से लेकर 1823 तक लॉर्ड हेस्टिंग्स का शासनकाल था और औंग नेपाल युद्ध हुआ था 1814 से लेकर 1816 तक, जो कि फिर 1815 में सुगौली की संधि से समाप्त हुआ था। एक चीज और यहां से याद रखिएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स से, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया था। नेक्स्ट है हमारा कि सुगौली की संधि कब हुई थी? देखिए सुगौली की संधि की अगर बात करते हैं तो सुगौली की संधि 2 दिसंबर 1815 में हुई थी, जिसका अनुमोदन जो है वो 4 मार्च 1816 को किया गया था। यहां आपसे पूछ रहा है कब हुई थी, तो आपका आंसर जो होगा वो होगा 1815 ईस्वी में। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है, यह पूछ रहा है। हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध सही सुमेलित है क्योंकि बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुंडो के नेतृत्व में ही लड़ा गया था और हुआ कब था? 1764 में। लॉर्ड हेस्टिंग्स औंग नेपाल युद्ध ये भी बिल्कुल सही है, कब हुआ था? 1814 से लेकर 1816। लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ औंग्ल मैसूर युद्ध ये भी सही है और कब हुआ था? 1799। लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय औंग्ल मराठा युद्ध ये गलत है क्योंकि यहाँ पे तृतीय औंग्ल मराठा युद्ध की अगर आप बात कीजिएगा तो तृतीय औंग्ल मराठा युद्ध जो है वो हुआ था 1817 से लेकर 1818 के बीच। ठीक है, तो 1817 से 1818 के बीच कौन होना चाहिए? लॉर्ड हेस्टिंग्स होना चाहिए क्योंकि लॉर्ड हेस्टिंग्स का शासनकाल था 1813 से लेकर 1823 तक। वहीं लॉर्ड कॉर्नवालिस की अगर बात कीजिएगा तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था 1786 से लेकर 1793 तक और इसके समय तृतीय औंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। नेक्स्ट है हमारा कि तृतीय औंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है, तो तृतीय औंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1817 से लेकर 1819 तक और इस युद्ध के बाद ही मराठा शक्ति और पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया था। तो इससे संबंधित कौन है? लॉर्ड हेस्टिंग्स से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा कि सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे थे, यह पूछ रहा है। तो सर टॉमस मुनरो जो थे वो 1820 से लेकर 1827 तक मद्रास के गवर्नर रहे थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय औंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक जो है वो तृतीय औंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है? तो ये कौन होगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं तृतीय औंग्ल मैसूर युद्ध की तो कब से कब हुआ था? 1790 से लेकर 1792 तक हुआ था और इस युद्ध में टीपू जो था वो श्रीरंगपट्टनम की संधि कर लेता है 1792 में, जिसके अनुसार टीपू को अपने राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेजों को देना पड़ गया था। वहीं अगर हम लोग द्वितीय औंग्ल मैसूर युद्ध की बात करेंगे तो उस समय गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स, तृतीय के समय लॉर्ड कॉर्नवालिस और चतुर्थ के समय लॉर्ड वेलेस्ली। नेक्स्ट है हमारा कि ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन
कौन संबंधित था? तो ठगों के दमन में से की अगर बात करते हैं तो कैप्टन स्लीमैन संबंधित था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैप्टन स्लीमैन। जो लॉर्ड विलियम बेंटिक था वो कर्नल स्लीमैन के ही सहायता से 1830 ईस्वी तक ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट है हमारा कि सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? तो सती प्रथा पर पाबंदी लगाया था लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसने राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 में धारा 17 के द्वारा विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित कर दिया था। नेक्स्ट है हमारा कि विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई? तो विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा जो है वो 1829 में समाप्त किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1829। विलियम बेंटिक जो था वो ठगी प्रथा को भी समाप्त किया था और साथ ही साथ शिशु बालिका की हत्या पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। नेक्स्ट है हमारा कि इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया था? तो बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया था 1789 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1789। नेक्स्ट हमारा लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? तो देखिए अवध का विलय जो हुआ था वो कुप्रशासन के कारण हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुप्रशासन के कारण। लॉर्ड डलहौजी जो था वो अवध के नवाब जो था जिसका नाम था बाजिद अली शाह, उस पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में अंग्रेजी राज में विलय कर लेता है। साथ ही साथ डलहौजी की अगर आप बात करते हैं तो अवध के अलावा भी डलहौजी जो है वो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत सतारा, जैतपुर, बघात, उदयपुर, झांसी ये सब का विलय अंग्रेजी राज्यों में कर लेता है। नेक्स्ट है हमारा कि बघात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ? तो बघात रियासत का डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के कारण विलय हुआ था और कब हुआ था? 1850 में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1850। नेक्स्ट हमारा जेम्स एंड्रू रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? तो यह लॉर्ड डलहौजी का वास्तविक नाम था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी से याद रखिएगा, इसे भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। इसने 1854 में एक लोक सेवा विभाग की भी स्थापना किया था और 1852 में एक इनाम कमीशन की भी स्थापना किया था। नेक्स्ट है हमारा कि जेम्स एंड्रू रैमजे भारत के किस गवर्नर, उसी को क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट हमारा अधोलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित है, यह पूछ रहा है। अधोलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित है? 1849 सतारा का विलय, ये गलत है क्योंकि सतारा का विलय जो हुआ था वो 1848 में हुआ था। ठीक है, पंजाब का विलयन 1848, ये भी गलत है। 1856 अवध का विलय, ये सही है। 1855 झांसी का विलयन, ये भी गलत है क्योंकि झांसी का जो विलयन हुआ था वो 1853 में हुआ था। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित किया था? विलय की नीति जो है वो नियोजित एवं क्रियान्वित किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी का जो शासनकाल था वो 1848 से लेकर 1856 तक। डलहौजी का जो शासनकाल था वो उसके व्यक्तिगत सिद्धांत के कारण यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के कारण ही अधिक याद किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक जो है वो हटा दिया गया था? तो अवध का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवध का। नेक्स्ट हमारा भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों के विलय के क्रम पर विचार कीजिए। झांसी की अगर बात करते हैं तो झांसी का विलय हुआ है 1853 में। वहीं अगर सतारा की बात करते हैं तो सतारा का विलय हुआ है 1848 में और संभलपुर जो कि उड़ीसा में है उसका विलय हुआ है 1849 में। तो आप इसको अरेंज कर लीजिएगा, आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? तो डलहौजी की जो विलय नीति थी उसका प्रथम शिकार जो हुआ था वो सतारा हुआ था और कब हुआ था? 1848 में हुआ था। नेक्स्ट हमारा अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ था। तो अंग्रेजों द्वारा जो सिंध विजय है वो लॉर्ड एलन बैरो के समय संपन्न हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड एलन बैरो के समय। देखिए लॉर्ड एलन बैरो का जो समय काल था वो 1842 से लेकर 1844 तक था और अगस्त 1843 में सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एक चीज़ और याद रखिएगा सिंध विजय से रिलेटेड, सिंध विजय के विषय में नेपियर का कथन था कि वह अफगानी तूफान की पूंछ थी। नेक्स्ट है हमारा सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया। सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया था 1843 में लॉर्ड एलन बैरो के समय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एक चीज़ 1843 से याद रखिएगा जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, 1843 से ही रविवार की छुट्टी की भी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जो जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था?
तो कौन था? जेम्स आउट्रम था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स आउट्रम। देखिए 1854 में होता क्या है, जो स्लीमैन रहता है उसके स्थान पर जेम्स आउट्रम को अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट बनाया गया था। उसने कहा था कि अवध का प्रशासन जो है वो बहुत दूषित है और जनता की व्यवस्था जो है वो बहुत शोचनीय है। और आउट्रम की यही जो रिपोर्ट थी, इसी को फरवरी 1856 में अवध के अधिग्रहण का आधार बनाया गया था और अवध को अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो भारत में प्रथम रेलवे लाइन जो है वो लॉर्ड डलहौजी के समय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी के समय। और कब? 1853 में। कहाँ से कहाँ तक? बंबई से थाने तक। और कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर तक चलाया गया था। लॉर्ड डलहौजी को ही भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। लॉर्ड डलहौजी से एक चीज़ और याद रखिएगा, डलहौजी के शासनकाल में ही 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ था और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट हमारा, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? तो भारत में प्रथम रेल लाइन का जो निर्माण है वो बंबई और थाने के बीच 16 अप्रैल 1853 को 34 किलोमीटर चलाई गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बंबई और थाने के बीच। नेक्स्ट हमारा, भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई? तो भारत में पहली रेलवे लाइन शुरू हुई 16 अप्रैल 1853 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ किया था? तो ग्रेट इंडियन पेनिसुला रेलवे ने किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेट इंडियन पेनिसुला रेलवे। देखिए 1853 में बंबई के बोरी बंदर स्टेशन से लेकर थाने के बीच भारत में सर्वप्रथम रेल यात्रा का प्रारंभ किया गया था और किसके द्वारा? ग्रेट इंडियन पेनिसुला रेलवे के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ। तो ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार जो था वो लॉर्ड डफरिन के समय हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डफरिन के समय में। डफरिन का समय था 1884 से लेकर 1888 तक। देखिए जब 1885 में त्रित आंग्ल बर्मा युद्ध होता है, फिर उसके बाद 1886 में बर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला लिया जाता है, जो कि ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार था। नेक्स्ट है हमारा, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 के दौरान स्वरूप देने वाले कौन था? तो वो था लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी ही जो था वो पूर्ण सार्वजनिक निर्माण का कार्य एक सैनिक बोर्ड पर था। इससे पहले अगर हम लोग डलहौजी के शासनकाल से पहले अगर सार्वजनिक निर्माण का कार्य देखते हैं तो एक सैनिक बोर्ड पर था, लेकिन जब डलहौजी का कार्यकाल आता है तो पहली बार एक अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट हमारा, विधवा पुण्य विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया? तो विधवा पुण्य विवाह अधिनियम जो है वो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में क्रियान्वित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का जो शासनकाल था वो 1856 से लेकर 1862 तक था। लॉर्ड कैनिंग जो था वो भारत का प्रथम वायसराय था और इसने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स नीति को समाप्त कर किया था। वहीं अगर हम लोग विधवा पुण्य विवाह अधिनियम की बात करते हैं तो ईश्वरचंद विद्यासागर के अथक प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड कैनिंग जो है वो विधवा पुण्य विवाह अधिनियम 1856 पारित करता है और इस अधिनियम के नियम 15 के तहत विधवा विवाह को वैध मान लिया जाता है और उस विवाह से उत्पन्न हुए बालक को भी वैध घोषित कर दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। तो किसने सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। देखिए 1858 की जब बात ही है तो लॉर्ड कैनिंग का जो टेन्योर था वो 1856 से लेकर कब से कब था? 1856 से लेकर 1862 तक था। ठीक है, अगर हम लोग 1857 की क्रांति की अगर बात करते हैं तो 1857 की जो क्रांति है उसका महत्वपूर्ण परिणाम यही था कि महारानी की उद्घोषणा, और इसी महारानी की उद्घोषणा को इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? भारत का प्रथम वायसराय की अगर बात करते हैं तो वो लॉर्ड कैनिंग था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग। यह जो था वो भारत में कंपनी के द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था। नेक्स्ट हमारा, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। कहाँ सुनाया था? इलाहाबाद में सुनाया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद। नेक्स्ट हमारा, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया था। तो ये 1858 की सामग्री की घोषणा में ही किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए विजय और बिला की नीति का पूर्णतः परित्याग कर दिया गया था और साथ ही साथ देशी राज्यों के शासकों को उत्तराधिकारी गोद लेने की अनुमति भी दे दिया गया था।
नेक्स्ट है हमारा कि महारानी विक्टोरिया को भारत की समाग्री नियुक्त किया गया था। देखिए, महारानी विक्टोरिया को भारत की समाग्री 1877 में नियुक्त किया गया था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, जो एक अधिनियम होता था राजसी उपाधि अधिनियम, रॉयल टाइटल्स एक्ट, उसके तहत 1876 में पारित किया गया था यह एक्ट, और इसी अधिनियम के तहत महारानी विक्टोरिया को 1877 में दिल्ली दरबार में भारत की समाग्री घोषित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर यही आपसे पूछ ले कि जॉर्ज पंचम को कब किया गया था, तो जॉर्ज पंचम को 1911 में भारत का सम्राट घोषित किया गया था। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? भारत में दास प्रथा समाप्त किया था लॉर्ड एलन बैरो ने 1843 के एक्ट 5 के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड एलन बैरो ने। लॉर्ड एलन बैरो का जो शासनकाल था वो 1842 से लेकर 1844 तक था, और प्रथम ओंग अफगान युद्ध जो था वो इसी के समय समाप्त हुआ था। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न युगों में से कौन सा एक जो है वो सही सुमेलित है? यह कह रहा है लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, यही सही सुमेलित है, और कब? 1793 में। वहीं कह रहा है लॉर्ड बेलेजली चतुराईपूर्ण निष्क्रियता, ये गलत है, क्योंकि यहाँ लॉर्ड बेलेजली नहीं, जॉन लॉरेंस होना चाहिए। सहायक संधि की अगर बात करते हैं तो लॉर्ड डलहौजी नहीं बल्कि लॉर्ड बेलेजली होना चाहिए। लॉर्ड कैनिंग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ये भी गलत है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो 1885 में लॉर्ड डफरिन के समय में होती है। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किसका सुमेल जो है वो नहीं है? यह कह रहा है लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, कह रहा है किसका सुमेल, निम्नलिखित में से किसका सुमेल जो है वो नहीं है? यह कह रहा है लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, तो ये नहीं है, क्योंकि अस्थायी बंदोबस्त की अगर बात करते हैं तो इसकी योजना जो है ये सही है, और ये लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त सही है। अस्थायी बंदोबस्त की योजना जो है वो जॉन सोर ने बनाई थी। उसके बाद कह रहा है लॉर्ड बेलेजली सहायक संधि, ये भी बिल्कुल सही है। लॉर्ड डलहौजी व्यापकता का सिद्धांत, ये भी सही है। लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता, ये गलत है, क्योंकि यहाँ लॉर्ड कैनिंग नहीं बल्कि जॉन लॉरेंस होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कि अस्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? तो अस्थायी बंदोबस्त जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में प्रारंभ किया गया था, और अस्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदारों को भू राजस्व का लगभग 90% भाग कंपनी को और लगभग 10% भाग ही अपने पास रखना होता था। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, यह पूछ रहा है लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त सही सुमेलित है। लॉर्ड बेलेजली सहायक संधि प्रणाली सही सुमेलित है। लॉर्ड हस्टिंगस द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध, ये गलत है, क्योंकि लॉर्ड हस्टिंगस जो था वो तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध के समय था। वहीं कह रहा है लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 का 17वां रेगुलेशन, ये भी बिल्कुल सही है। देखिए, द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध की अगर बात करते हैं तो वो 1803 से 1805 के बीच हुआ था, जब लॉर्ड बेलेजली का शासनकाल था। वहीं लॉर्ड हस्टिंगस की अगर आप बात कीजिएगा तो उसके काल में तृतीय और अंतिम एंग्लो मराठा युद्ध 1817 से लेकर 1818 तक हुआ था। नेक्स्ट है हमारा, पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? देखिए, पेशवाई की अगर बात करते हैं तो पेशवाई को 1818 में समाप्त किया गया था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1818 में। जब तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध होता है उसमें मराठों की हार हो जाती है, और इसके बाद लॉर्ड हस्टिंगस जो है वो पेशवा की गद्दी को 1818 में समाप्त कर देता है, और पश्चिमी भारत में स्थित पेशवा का समस्त प्रदेश जो है वो बम्बई प्रेसिडेंसी में मिला लेता है। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देसी रियासतों के साथ वर्ष 1817-18 के अधीनस्थ संधि से की बातचीत की थी? तो ये किसने किया था? ये चार्ल्स मेडकॉफ ने किया था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स मेडकॉफ ने। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन जो एक है वो सही सुमेलित है? सही सुमेलित है, यह पूछ रहा है लॉर्ड एलन बैरो अवध का विलीनीकरण, ये गलत है। लॉर्ड एलन बैरो के समय सिंध का अंग्रेजी राज में विलय किया गया था 1843 में। वहीं लॉर्ड डलहौजी सिंध का विलीनीकरण, ये गलत है। लॉर्ड डलहौजी के समय कुशासन के आरोप में 1856 में अवध का विलीनीकरण किया गया था। लॉर्ड बेलेजली चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध, ये बिल्कुल सही है। सर जॉन सॉर तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध, ये गलत है, क्योंकि तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध जो था वो 1817 से लेकर 1818 तक लॉर्ड हस्टिंगस के शासनकाल में। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है? यह कह रहा है लॉर्ड डलहौजी अवध का विलीनीकरण सही है। लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ये बिल्कुल सही है। लॉर्ड विलियम बेंटिक चार्टर एक्ट 1833 का पारित होना, ये भी सही है। लॉर्ड लिटन प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध का प्रारंभ होना, ये गलत है। प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध का प्रारंभ होना यहाँ जनरल ऑकलैंड होना चाहिए, बल्कि लॉर्ड लिटन लिखा हुआ है, यहाँ होना चाहिए ऑकलैंड। देखिए, प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध जो था वो 1839 से लेकर 1842 के बीच हुआ है, और इस दौरान भारत के जो गवर्नर जनरल था वो ऑकलैंड था।
लॉर्ड लिट्टन की अगर बात करते हैं तो लॉर्ड लिट्टन के समय द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध हुआ था, जो कि 1878 से लेकर 1880 के बीच हुआ था। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है? तो कौन जुड़ा हुआ है? जॉन लॉरेंस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जॉन लॉरेंस। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता को हम लोग पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई थी। तो देखिए, भारत में अंग्रेजों के समय जो प्रथम जनगणना हुई थी वो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। देखिए, लॉर्ड मेयो का जो शासनकाल था वो 1869 से लेकर 72 तक था, ठीक है। और इसी के काल में 1872 में सर्वप्रथम जनगणना हुई थी। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि नियमित जनगणना कब हुई थी, तो नियमित जनगणना की शुरुआत जो है वो 1881 में किया गया था। वहीं अगर लॉर्ड मेयो की बात करते हैं तो लॉर्ड मेयो से याद रखिएगा, इसने 1872 में अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना करवाया था और 1872 में ही एक कृषि विभाग की भी स्थापना करवाया था। नेक्स्ट है हमारा कि वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई थी? तो ये लॉर्ड मेयो ही करवाया था 1872 में। और अगर नियमित जनगणना पूछ देगा तब 1881 में लॉर्ड रिपन करवाया था। नेक्स्ट हमारा, किस वायसराय की हत्या जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वो भ्रमण पर थे तो एक दंडित अपराधी के द्वारा कर दिया गया था? तो लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो का टेन्योर है 1869 से लेकर 72 और मेयो ही एक ऐसा प्रथम गवर्नर जनरल था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में कर दी गई थी। नेक्स्ट हमारा, किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में किया गया था? तो अभी हम लोगों ने देखा किसका, लॉर्ड मेयो का। नेक्स्ट हमारा, अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड लिट्टन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड लिट्टन। लॉर्ड लिट्टन का जो टेन्योर था वो 1876 से लेकर 1880 तक है। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण बात था वो ये था कि 1878 में इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया था और इसने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की जो अधिकतम आयु सीमा है वो 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया था। नेक्स्ट हमारा, कौन भारत का वायसराय जो है वो सबसे दीर्घकाल तक रहा था? देखिए, लॉर्ड कर्जन की अगर बात करते हैं तो ये कब से कब तक रहा था? ये 1899 से लेकर 1905 तक रहा। मतलब कितने साल हो गए? 7 साल हो गए। लॉर्ड हार्डिंग की अगर बात कीजिएगा तो ये 1910 से लेकर 1916 तक रहा है। तो इसके कितने साल हो गए? 6 साल हो गए। लॉर्ड डफरिन की अगर बात कीजिएगा तो ये 1884 से लेकर 1888 तक रहा है, मतलब इसके 5 साल। वहीं लॉर्ड मेयो की अगर बात कीजिएगा तो 1869 से लेकर 1872 तक ये रहा है, मतलब 4 साल रहा है। तो सबसे ज़्यादा किसका हो गया? लॉर्ड कर्जन का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट हमारा, भारत में स्थानीय स्वायत्तशाही संस्थाएं 1882 ईस्वी में सशक्त हो गई थी। तो ये किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन का टेन्योर था 1880 से लेकर 1884। और आपने एक नाम सुना होगा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थे उन्होंने रिपन को भारत की उदारक की संज्ञा दिया था। नेक्स्ट हमारा, भारत में स्थानीय स्वशासन शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? यह पूछ रहा है आपसे। तो भारत में स्थानीय स्वशासन शासन की अगर बात करते हैं तो इसको प्रोत्साहित लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट हमारा, इल्वर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? देखिए, इल्वर्ट बिल विवाद की अगर आप बात करते हैं तो इल्वर्ट बिल विवाद में जो उनका नाम था पीसी इल्वर्ट, जो वायसराय की परिषद में विधि सदस्य थे, उन्होंने क्या किया कि 2 फरवरी 1883 को विधान परिषद में एक विधेयक प्रस्तुत किया जिसे इल्वर्ट बिल की संज्ञा दी गई। इस विधेयक का मेन जो उद्देश्य था वो यह था कि जाति भेद पर आधारित सभी न्यायिक अयोग्यताएं जो है वो समाप्त कर देनी चाहिए और भारतीय तथा यूरोपीय न्यायाधीशों की शक्तियां जो है वो समान कर देनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटा देना। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है, फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था। तो यह गलत है, क्योंकि देखिए जो फैक्ट्री एक्ट है मतलब कारखाना अधिनियम है, तो प्रथम कारखाना अधिनियम जो है वो 1881 में पारित किया गया था और उस अधिनियम में सिर्फ और सिर्फ ऐसे मजदूर जो बच्चे थे उन्हीं के सुरक्षा से संबंधित प्रावधान किया गया था, बल्कि उस अधिनियम में महिला मजदूर से संबंधित कोई प्रावधान नहीं बनाया गया था। वहीं दूसरी बात कह रहा है कि एम लोंगटे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? तो ये माना जाता है लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन को ही स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है।
कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है। स्थानीय स्वशासन लॉर्ड लिटन, यही गलत है क्योंकि यहाँ लॉर्ड लिटन नहीं लॉर्ड रिपन होना चाहिए। सहायक संधि लॉर्ड बेलेजली सही है। राज्य अपहरण नीति लॉर्ड डलहौजी सही है। अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस सही है। नेक्स्ट हमारा सूची 1 और सूची 2 को मिलाने के लिए कह रहा है। देखिए अगर हम बात करते हैं रॉबर्ट क्लाइव की तो ये मैच करेगा किससे, बंगाल में दोहरे शासन से। बंगाल में दोहरे शासन कब, 1765 में। वहीं अगर बेंटिक की बात करते हैं तो बेंटिक मैच करेगा अंग्रेजी शिक्षा से, क्योंकि बेंटिक के कार्यकाल में ही मैकाले के द्वारा आधुनिक शिक्षा की नींव रखी गई थी। वहीं अगर बात करते हैं चार्ल्स मेडकॉफ तो ये मैच करेगा प्रेस पर से प्रतिबंध हटाना, क्योंकि चार्ल्स मेडकॉफ जो था वो प्रेस पर से प्रतिबंध हटाता है, इसी के लिए उसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। अगर हम कर्जन की बात करते हैं तो कर्जन के मैच करेगा बंगाल विभाजन से, क्योंकि कर्जन के शासनकाल में ही 1905 में बंगाल का विभाजन होता है। नेक्स्ट हमारा सूची 1 और सूची 2 को मैच करने के लिए कह रहा है। देखिए लॉर्ड डलहौजी की अगर बात करते हैं तो ये मैच करेगा किसके साथ, लॉर्ड डलहौजी मैच करेगा बेपक के सिद्धांत के साथ। लॉर्ड विलियम बेंटिक की अगर बात करते हैं तो ये मैच करेगा सती प्रथा का निषेध के साथ, और ये कब हुआ था, 1829 में हुआ था। वहीं लॉर्ड रिपन की अगर बात करते हैं तो ये बंगाल के विभाजन के साथ लॉर्ड रिपन मैच करेगा स्वास्थ्य शासन के साथ, और लॉर्ड कर्जन मैच करेगा बंगाल के विभाजन के साथ। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी जो है वो गवर्नर जनरल और घटना जो है वो सुमेलित है, यह पूछ रहा है आपसे। लॉर्ड कॉर्नवालिस रेगुलेटिंग एक्ट, ये अगर देखा जाए तो ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था, 1773 में। और 1773 में किसका टेन्योर था, वॉरेन हेस्टिंग्स का, क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग्स का समय काल था 1772 से लेकर 1774 तक। वही आगे कह रहा है लॉर्ड बेलेजली अस्थायी बंदोबस्त, ये भी गलत है। अस्थायी बंदोबस्त जो था वो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। लॉर्ड एलनबरो सिंध का विलय, ये सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कह रहा लॉर्ड डलहौजी प्रथम अफगान युद्ध, ये भी गलत है। प्रथम अफगान युद्ध जो था वो लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में हुआ था 1842 से लेकर 1844 में। नेक्स्ट है हमारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना जो है वो किसके काल में हुई थी। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना जो है वो लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का जो टेन्योर था वो 1899 से लेकर 1905 था। लॉर्ड कर्जन से एक चीज़ और याद रखिएगा, 1899 में लॉर्ड कर्जन जो था वो भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित कराकर अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित कर देता है। नेक्स्ट हमारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की जो स्थापना है वो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ही 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम भी पास किया गया था। नेक्स्ट हमारा प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था। तो यह लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन। जो देखिए प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम है वो 1904 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा और मरम्मत के लिए किया गया था, और इसमें 50,000 पाउंड की धनराशि का आवंटन किया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने किया था। तो कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट हमारा भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित 22 रायों पर विचार कीजिए, ये कह रहा है। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं लॉर्ड कर्जन की, तो लॉर्ड कर्जन का टेन्योर था 1899 से लेकर 1905। लॉर्ड हार्डिंग की अगर बात कीजिएगा तो इसका था 1910 से लेकर 1916। लॉर्ड चैम्सफोर्ड की अगर बात कीजिएगा तो इसका था 1916 से लेकर 1921। लॉर्ड इरविन की अगर बात कीजिएगा तो इसका था 1926 से लेकर 1931। अब आप इसको आराम से अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई गई थी। तो यह लॉर्ड कर्जन के द्वारा अपनाया गया था, और लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ही ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट रूप से मुस्लिम समर्थक और हिंदू विरोधी नीति अपनाई थी, और इसी नीति का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप मान सकते हैं 1905 का बंगाल विभाजन। नेक्स्ट है हमारा मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है, और मेरी यह बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते होके इसके शांतिप्रिय निधन के लिए मैं इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा था। तो ये लॉर्ड कर्जन ने ही लिखा था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट हमारा इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया था। तो यह किसने किया था, ये लॉर्ड मिंटो ने किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड मिंटो। देखिए हुआ क्या था कि बात है 1905 की। 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया जाता है,
और जॉन मार्ले को भारत का सचिव नियुक्त किया जाता है। फिर 1909 में यही इन्हीं लोगों के नाम पे क्या आता है, मार्लो मिंटो सुधार आता है। और यही मार्लो मिंटो सुधार में जो 1909 का अधिनियम होता है, उसी अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार और पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो एकमात्र यहूदी वायसराय था लॉर्ड रीडिंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड रीडिंग। इसका जो टेन्योर था वो 1921 से लेकर 1926 था। इसके समय में चौरी चौरा कांड हुआ, स्वराज पार्टी का गठन हुआ, रॉलेट एक्ट निरस्त हुआ और इसी के काल में प्रिंस ऑफ वेल्स ने 1921 में भारत की यात्रा भी की थी। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक जो है वो सही सुमेलित नहीं है, यह पूछ रहा है। पिट्स इंडिया एक्ट वारन हेस्टिंग्स सुमेलित है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स डेलहौजी सुमेलित है, बर्नाकुलस प्रेस एक्ट कर्जन ये गलत है, क्योंकि बर्नाकुलस प्रेस एक्ट की अगर बात करते हैं तो इसको मार्च 1878 में लॉर्ड लिटन के द्वारा लगाया गया था और फिर 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा हटाया गया था। एक चीज़ और याद रखिएगा बर्नाकुलस प्रेस एक्ट के बारे में कि इसे मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया था। इल्बर्ट बिल रिपन ये सही है। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है, यह पूछ रहा है आपसे। ठगी का दमन विलियम बेंटिक बिल्कुल सुमेलित है, इल्बर्ट बिल रिपन सुमेलित है, रिंग फेंस की नीति वारन हेस्टिंग्स सुमेलित है, बर्नाकुलस प्रेस एक्ट कर्जन ये गलत है, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा बर्नाकुलस प्रेस एक्ट जो है वो लिटन के द्वारा 1878 में लगाया गया था और लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 में हटाया गया था। नेक्स्ट हमारा, ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ? तो ये हुआ था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का जो टाइम था वो था 1910 से लेकर 1916 और इसी के समय 1911 में जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी को भारत बुलाया जाता है और दिल्ली में इनका भव्य दरबार का आयोजन किया जाता है, जिसको कि दिल्ली दरबार के नाम से जाना जाता है। और इसी दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द करने और राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित करने का फैसला लिया जाता है। एक चीज़ और याद रखिएगा लॉर्ड हार्डिंग से इंपॉर्टेंट है, 1912 में लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका गया था और इसी कांड में भाई बाल मुकुंद को फांसी की सजा भी दी गई थी। नेक्स्ट है हमारा कि सही जोड़े बनाइए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सबसे पहला है हड़प नीति यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये मैच करेगा लॉर्ड डलहौजी के साथ। फिर है बंगाल का विभाजन मैच करेगा लॉर्ड कर्जन के साथ। फिर है बंगाल में दोहरा शासन मैच करेगा रॉबर्ट क्लाइव के साथ और सामाजिक सुधार लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट है हमारा कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। एक साइड स्थान और दूसरे साइड अंग्रेजों द्वारा विलय का वर्ष दिया गया है। तो संबलपुर है, संबलपुर को 1849 में विलय किया गया। सतारा की अगर बात करते हैं तो 1848 में, अवध की अगर बात करते हैं तो 1856 में और झांसी की अगर बात करते हैं तो 1854 में इसका विलय किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? तो यह हुआ था लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन का जो टेन्योर है वो 1876 से लेकर 1880 तक था। एक चीज़ लॉर्ड लिटन से और याद रखिएगा कि लॉर्ड लिटन जो था वो रिचर्ड स्ट्रैची की अध्यक्षता में 1878 में एक अकाल आयोग की नियुक्ति करता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ये वीडियो अगर पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।